Article number 2.6, chapter number 2, and subheading is 6, equipotential surface. Okay, equipotential surfaces कैसे होते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ जरा इसको, अब देखिए equipotential surfaces. ओके, सर्फेसेस। अब आपको इसको नाम से ही आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा, और बाकी सिर्फ जो कहानी होगी वो एक औपचारिकता रह जाएगी आपको समझने के लिए। ऐसे सरफेसेस जहाँ पोटेंशियल सेम रहेगा, इक्वल पोटेंशियल है। ओके, पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल बदलेगा नहीं। जब तक किसी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल बदलेगा नहीं तो उस सरफेस को हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कह देंगे। ओके, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं कि एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस विद द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस। ये इसका डेफिनेशन हो गया। नंबर 1, यदि आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस विद द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस। ये इसका डेफिनेशन हो गया, राइट। किसी सिंगल चार्ज के लिए आप ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फिगर 2.9 ए है। जैसे आपके पास से कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसके किनारे एक जो सर्कल मार्क किए हुए हैं, इसका कुछ इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं कि इक्वी पोटेंशियल। जैसे पहले पोटेंशियल का मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको कैसे लिखते हैं कि ये लिखा जाएगा 1/4πε0। ओके, सो ये वो चार्ज है जो फील्ड क्रिएट करेगा, और ये डिस्टेंस है जहां आप जो टेस्ट चार्ज है उसको आप लेके आते हैं। सो यदि आपका ये वाला पार्ट चेंज नहीं होगा, यदि आपका सोर्स चार्ज सेम रहता है, जैसे फिगर नंबर 2.9 ए के ऊपर बात की है कि पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में है, और जब इसके किनारे आप एक सर्कल बनाते हैं, जैसे आपने मान लो ये चार्ज यहाँ रख दिया। ओके, ये चार्ज हो गया। अब इसके किनारे आप एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। अब हम इसको कितना सही ड्रॉ करते हैं ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। ये एक रेडियस हमने डिसाइड कर लिया। अब आप देख लीजिए कि इसके ऊपर कोई पॉइंट, आप पॉइंट 1 मार्क कर दीजिए, 2 मार्क कर दीजिए, 3 मार्क कर दीजिए, 4 मार्क कर दीजिए, सर्कल में जो रेडियस है वो कांस्टेंट रहती है। तो चार्ज का वैल्यू सेम है, रेडियस का वैल्यू सेम है, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है। जब ये तीनों ही पार्ट कांस्टेंट रहेंगे तो पोटेंशियल का आंसर भी सेम ही आने वाला है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके बाद सरफेस नंबर 1 हो गया। इसके बाद आप दोबारा एक सरफेस एक और ड्रॉ कर सकते हैं जिसका रेडियस अलग होगा, बीच का जो चार्ज है वो सेम रहेगा बट रेडियस जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। अब देखिए, इस रेडियस के लिए आप करिए, चार्ज सेम है सभी पॉइंट्स के ऊपर, यहाँ जैसे मार्क कर लिया अपने पॉइंट, सभी पॉइंट के ऊपर Q/R का वैल्यू सेम रहेगा, तो ये फिर दोबारा से इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। तो अब आप आगे चलते हैं कि this shows that B is constant if R is constant, so it is inversely proportional to R, so it is inversely proportional to R, right? So R बढ़ता चला जाएगा, पोटेंशियल घटता चला जाएगा, पर जब तक रेडियस सेम होगा तो पोटेंशियल जो है वो इक्वी पोटेंशियल रहेगा। एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज आर कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस होंगे सेंटर्ड एट द चार्ज। ओके, उसका जो सेंटर रहेगा वो चार्ज ही रहेगा। अब दूसरा पॉइंट पर चलते हैं हम। ये लाइन शायद आपको बिल्कुल क्लियर होगी इसका क्या मतलब हुआ। अब हम अगले पैराग्राफ में चलते हैं। Now the electric field lines for a single charge are radial lines and starting from or ending at the charge. यदि आप पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो वहाँ से ही शुरू होती हैं वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और यदि आप नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो वो उसके परपेंडिकुलर जो वहाँ जाके एंड हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी। आगे बात है कि यहाँ ग्रीन लाइंस के ऊपर चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। मतलब ये कहने का ये है कि आप के पास में इस पॉजिटिव चार्ज से एक लाइंस ऑफ फोर्सेस खींच देता हूँ क्योंकि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगी। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, और यहाँ ये वाला पार्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो हर एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा नॉर्मल रहेगा, मीन्स उसके साथ वो
90 डिग्री का एंगल बनाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ले लीजिए आप, तो उसके ऊपर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट इज, अगले पैराग्राफ में चलते हैं। इफ द फील्ड वर नॉट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, यदि मान लिया जाए कि फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल नहीं है, मान लिया जाए कि यदि ऐसा नहीं है तो कैसे जस्टिफाई करेंगे? हाउ वी केम टू नो, हमें कैसे पता चला कि बाकी जी इसके नॉर्मल ही होता है? हम मान लेते हैं कि उसके नॉर्मल नहीं है, बट विल हैपन देन इट वुड हैव सम नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस, तो उसका सरफेस का कोई एक नॉन जीरो कंपोनेंट होगा। मैं इसको एग्जांपल से आपको ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है और ये आप एक कोई पॉइंट ले लीजिए, यहाँ आपने कोई पॉइंट ए कंसिडर कर लिया। अब आप मान लीजिए कि नॉर्मल नहीं है, किसी एक एंगल के ऊपर है, ओके, इसको हम मान रहे थे कि इसको होना ऐसे चाहिए था पर ऐसा नहीं है, और इस सरफेस के साथ कोई एक एंगल थीटा बना रहा है, ओके। तो ये वाला पॉइंट जो है ये, और इस सरफेस के साथ कोई एक एंगल यहाँ थीटा बना रहा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इसका एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा इधर को हो जाएगा, राइट। अब यदि ई कॉस थीटा कंपोनेंट इधर को हो जाएगा, व्हाट डज इट मीन? कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो यदि कोई चार्ज है तो उसके ऊपर ये फोर्स लगना, क्यू ई कॉस थीटा एक फोर्स बन जाएगा। यदि ये फोर्स बन जाएगा तो इसको डिस्प्लेस कर देगा चार्ज, ओके। सो सी हियर, non-zero component along the surface to move a unit test charge against the direction of the component of the field, work would have to be done। इसका मतलब है यदि इस किनारे को एक फोर्स जनरेट होगा तो उसके अगेंस्ट यदि आप चार्ज को ट्रेवल कराते हो तो एक वर्क डन आएगा। बट बेसिकली जो वर्क डन की डेफिनेशन होती है ना, सो वर्क डन ऑन ए चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। सो बट यदि आपका सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ए, मैं इसको पॉइंट ए मान लेता हूँ और इसको कोई पोटेंशियल बी मान लेता हूँ, तो पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी विल बी सेम। आप यहाँ पुट करिए, वर्क डन ऑन ए चार्ज क्या आ जाएगा? v माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब वर्क डन तो जीरो आया। इक्विपोटेंशियल सरफेस यदि होगा तो यदि आप चार्ज को एक सर्कुलर ट्रैक में आप मूव कराते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, तो उसका वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। यदि इसका कोई एक टेंजेंशियल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है तो हम ये समझ रहे हैं कि इधर को यदि एक कोई फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और यदि आप चार्ज पार्टिकल को ऐसे मूव कराते हैं तो वर्क डन नॉन जीरो होगा। अब ये इसके साथ एक डिस्क्रिपेंसी क्रिएट कर देगा कि ये कंपोनेंट यदि एग्जिस्ट करता है तो वर्क डन नॉन जीरो होगा, पर हम ये पढ़ रहे हैं मैथमेटिकली कि यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वर्क डन हमेशा जीरो ही होगा, वर्क डन नॉन जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब यदि वर्क डन नॉन जीरो नहीं हो सकता, इसका साफ मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपको शायद बात क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद है, बट दिस इज इन कंट्राडिक्शन विद द डेफिनेशन ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू मैथमेटिकली। So there is no potential difference between any two points on the surface and no work is required to move a test charge on the surface। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ये बता दिया, इसी का एक्सप्लेनेशन ये है, इसी का एक्सप्लेनेशन ये वाला पार्ट है, ओके। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट देयरफॉर बी नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया, क्लियर। Equipotent surface offer an alternative visual picture in addition to the picture of electric field lines around the charge configuration। अब तक आपने पढ़ा कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो किसी सिंगल चार्ज की वजह से कितना होता है। यदि आपने चार्ज को कन्फिगर किया हुआ है, आप एक फील्ड लगाते हैं, तो आप इस फिगर के ऊपर चल पड़ते हैं। आप फिगर नंबर 2.10 के ऊपर, मैं फिगर ड्रा करना पसंद नहीं करूँगा क्योंकि नीट एंड क्लीन फिगर ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ से फील्ड का डायरेक्शन है, मीन्स ये जो साइड है ये हाइयर पोटेंशियल पर है और ये जो साइड है वो लोअर पोटेंशियल पर है। यदि ये हाइयर पोटेंशियल पर है और ये वाला जो साइड है वो लोअर पोटेंशियल पर है, इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल जो है वो लगातार वेरी कर रहा है, और यदि फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इधर की ओर है, इसलिए मैं ये कह पा रहा हूँ कि ये हाइयर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है। अब देखिए, अब पोटेंशियल का फार्मूला तो वही रहेगा। पोटेंशियल जो है वो ऐसे ही कैलकुलेट किया जाएगा, 1/4πε0 Q/r, ओके। अच्छा, एक बार आप ऐसा पॉइंट ले लीजिए कि यहाँ आप P1 ले लीजिए, यहाँ P2 ले लीजिए, यहाँ P3 ले लीजिए। फॉर एग्जांपल कि आपका जो सोर्स है वो यहाँ है, कि यदि कोई पॉजिटिव शीट है
जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ से अमिट कर रही है। ओके, अब ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या करेंगी, ये आप अपने सरफेस से परपेंडिकुलर जाएंगी, और यदि परपेंडिकुलर जाएंगी तो ये पैरेलल निकल जाएंगी यहाँ से। ठीक है, अब आप जब P1 पॉइंट के ऊपर एक सरफेस कंसिडर करते हो, जो उसका जो, यदि हम बात करें तो उसका जो शीट है वो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इसको रखा है। अभी तो हम इसमें एरिया वेक्टर के हिसाब से इसकी बात नहीं करेंगे। यदि हम एरिया वेक्टर के हिसाब से बात करें तो इसका जो एरिया है वो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, सो अब देखिए इसमें जो इसका जो चार्ज है, इसका जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगा, और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इस शीट का ये फिक्स हो जाएगा। इसको मैं R1 कंसिडर करता हूँ, तो Q के वैल्यू और इसके लिए P1 के लिए R1 का वैल्यू फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये सारे का सारा जो सरफेस है ये सेम पोटेंशियल पर है, और यदि ये सेम पोटेंशियल पर है तो आपसे सवाल यदि पूछा जाए कि शीट के ऊपर आप पॉइंट मार्क कर दीजिए, ए मार्क कर दिया, बी मार्क कर दिया, सी मार्क कर दिया, यदि आप चार्ज को ए से बी तक लेके जाते हैं, बी से सी तक लेके जाते हैं, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर। तो और यदि ये वापस फिर आप यहाँ आ जाते हैं तो स्टिल वर्क डन विल रिमेन इक्वल टू 0। ओके, अब आप चलते हैं पॉइंट P2 की ओर चलते हैं। P2 को भी आप इसी डेफिनेशन से, मैथमेटिकल डेफिनेशन से जस्टिफाई कर सकते हो कि पोटेंशियल एट P2 कितना होगा। ये कांस्टेंट है, इसको आप K मार्क कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं इसको डिस्कस करने की। दूसरी बात भी क्या होगा, इसी शीट की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब Q का वैल्यू तो शिफ्ट होगा नहीं। और ये जो डिस्टेंस है, बट एवर इट माइट हैव चेंज फ्रॉम दिस शीट, इसको मैं कोई R2 डिस्टेंस ले लेता हूँ। अभी R2 डिस्टेंस जो है वो एक बार फिर से फिक्स हो जाएगा, तो ये जो सरफेस है ये वाला सरफेस भी इक्विपोटेंशियल ही रहेगा, और इसमें भी वर्क डन जो है ऑन दिस सरफेस विल रिमेन इक्वल टू 0। तो सिमिलर explanation will be for P3, so I won't like to discuss it with you. So as you know that potential is inversely proportional to the distance. So as you are going away, so potential is continuously decreasing, right? So next part is इसका NCERT का जो अगला पैराग्राफ है उसके बारे में हम बात करते हैं। For uniform electric field E say along x-axis, the equipotential surface are the plane normal to the x-axis. ये planes हैं जो x-axis के normal हैं and parallel to bi-jet axis. So I think I have explained it well. So equipotential surface ए डाइपोल के लिए क्या हो जाएगा, ये देखिए डाइपोल के लिए जो रिंग बने हैं इसके किनारे, ये इसके इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होंगे, और टू आइडेंटिकल यदि पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो शेप है वो इस तरीके का रहेगा, राइट। सो आई थिंक इट इज इनफ अबाउट द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। सो आई होप दैट you are satisfied with this. Then we have next article. It's very important article for you to study and understand it well. इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। देखिए हम ये आर्टिकल भी करेंगे और उसके साथ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे ताकि आपको इस आर्टिकल का जो प्रैक्टिकल यूज़ है वो आ जाए, और जब आप इसका प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं तभी आप इसको तह तक समझ पाते हैं। तो आपके पास आर्टिकल जो है 2.6.1 रिलेशन बिटवीन द फील्ड एंड पोटेंशियल, अभी तक हमने दोनों ही चीज़ पढ़ रखी हैं। relation between फील्ड एंड पोटेंशियल, फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, फील्ड एंड पोटेंशियल, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। पोटेंशियल जो है उसको आप बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आप ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे पास यूजुअल एक्सप्रेशन है पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज जो होता है वो होता है सम कांस्टेंट, और Q अपॉन R होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज सम कांस्टेंट एंड Q अपॉन R स्क्वायर होता है, राइट, except for the dipoles and for some other configuration. So I'm talking about only the single charge configuration, right? अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ई और वी एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट ये होते हैं। वैसे आप इसको वैसे देखें, कोशिश करते हैं हम इसको देखने की कि इसको मैं ऐसे लिखूं के Q अपॉन R इंटू 1/R लिख दूं, राइट। सो यूनिट वाइज तो हम जरा ऐसे इसको देख सकते हैं कि इसकी जगह मैं V लिख सकता हूँ, ये पोटेंशियल हो गया। तो ये कुछ इसी तरीके का होना चाहिए रिलेशन, V अपॉन R की फॉर्म में आना चाहिए।
अब हम देखते हैं कि कैसे आता है या नहीं आता है. ओके, so relation between the field and potential, so this is beautifully explained over here. अब इसको समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको लगभग सारी आती हैं. चलो हम इसको एक्सप्लेनेशन इसकी करना शुरू करते हैं कि एनसीईआरटी में बहुत सुंदर लिखा है कि कंसीडर टू क्लोजली स्पेस्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब जो दो आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस लेने हैं, जैसे एक ए है और एक बिल्कुल इसके पास दूसरा सरफेस जो है वो बी है. ठीक है, इसका मतलब साफ है कि जब तक आप इस शीट के ऊपर सैर सपाटा कर रहे हो चार्ज के साथ, तो आपका पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा. पोटेंशियल सेम होने का मतलब क्या है कि आपका एनर्जी ऑफ दैट चार्ज विल रिमेन द सेम. ओके, उसका एनर्जी चेंज नहीं होगा. यदि एनर्जी चेंज नहीं होगा, मीन्स वर्क डन ऑन द चार्ज से चेंज नहीं होगा, तो काम नहीं होगा. ओके, फिर जो दूसरा सरफेस है उसके बिल्कुल क्लोज, उसका पोटेंशियल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है या कम है, इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते, पर उसका जो पोटेंशियल है v प्लस सम डेल्टा v है. ओके, सो पर हमें जो आगे हम पहले पढ़ते हैं उसके बाद ही आपसे बात करेंगे. यस, भैया डेल्टा v इज द चेंज इन v चेंज होता है, बढ़ता घटता नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं है. इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल चेंज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, सो हमें पता है कि ये वाला पार्ट जो फील्ड का डायरेक्शन होता है वो हाई पोटेंशियल टू लॉ पोटेंशियल होता है. ओके, लॉ पोटेंशियल होता है, बोल्ड लिख रहा हूँ मैं इसको. इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पोटेंशियल है वो हाई पोटेंशियल है और ये वाला जो पोटेंशियल है वो लो पोटेंशियल है. दिस इज नेसेसरी. इसका मतलब क्या होगा कि जो डेल्टा बी है वो नेगेटिव डेल्टा बी है. ठीक है, तो वो सिचुएशन के सिचुएशन से बदल जाएगा. जो डेल्टा एल है ये डिस्टेंस है इन दोनों सरफेसेस के बीच का, ये डिस्टेंस डेल्टा एल, राइट. सो डेल्टा एल इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ए टू पी. इमेजिन करिए आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करा रहे हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस फ्रॉम बी टू द सरफेस ए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. आप पॉजिटिव चार्ज को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर को लेकर आ रहे हैं. ओके, सो इसमें ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा. अब आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है, इफ यू हैव कंसिडर्ड यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ओके, सो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, जो क्यू होगा वो +1 कूलम हो जाएगा. क्लियर. सो जो जो वर्क डन इन दिस प्रोसेस क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. तो वर्क डन जो है वो फोर्स क्या हो जाएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम. एंड मैं पहले जनरल फार्मूला लिख लेता हूँ. ओके ओके ओके, इट इज़ क्यू इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ई. ये फोर्स हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया दो सरफेसेस के बीच में, राइट. सो अब ये वाला पार्ट तो +1 है, तो ये जस्ट इतना ही रह जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई टाइम डेल्टा एल, राइट. सो नाउ दिस वर्क डन इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस. अब इस चार्ज के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं, इसको यदि हम वर्क डन ओवर ए चार्ज निकाल लें, वर्क डन इट इज इक्वल टू, तो ये तो 1 है, सो ये रह जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ई डेल्टा एल. बाई 1 करेंगे तब भी उतना ही रह जाएगा. दिस इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस बी बी. ओके, so it is a final potential, basically it is a final potential minus the initial potential, right. So अब आपके पास क्या आ जाएगा, magnitude of E time delta L is equal to your final potential is V. This is your final potential. Okay, so because your charge is moving from low potential to high potential, so this is B minus this is V plus delta B. Okay, so you will solve it, then you will find V minus V minus delta B, right. ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ E is equal to माइनस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, इसको कह सकते हैं V अपॉन L, right. So but since as it is written over here, since डेल्टा B जो है यहाँ नेगेटिव है, मैंने डायग्राम में यहाँ आपको बता रखा है, तो सो डेल्टा बी जो है उसको आप ऐसे ले सकते हैं माइनस ऑफ डेल्टा and absolute value of delta b. So we can write this equation like equation 2.21. So magnitude of E is equal to minus delta v upon delta L आप लिख सकते हैं,
और यदि आप डेल्टा बी को नेगेटिव लेते हैं तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एन. So there are two representation of electric field at a point on the equipotential surface. This is the relation. और ये देखिए आप यूनिट वाइज आप दोनों में आपको थोड़ा सा सेंस हो गया था कि ये कुछ फार्मूला इस तरीके का होना चाहिए. ओके अच्छा, इसमें हम इसको इससे पहले कंक्लूजन निकालते हैं, फिर हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे. So we thus arrive at the two important conclusions concerning the relation between the electric field and potential. So इससे जो पहला कंक्लूजन निकलेगा वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप इससे एक कंक्लूजन निकालिए. आपको सामने दिख रहा है सब कुछ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर रहा होगा. नेगेटिव साइन शोज दैट कि लेंथ के साथ जो है वो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगा जिस ओर लेंथ के साथ पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा. तो यही बात हमने यहाँ डिस्कस की थी कि जो या पिछले हम इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हम ये बता रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होती है वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की ओर होती है. तो इसी को ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है वो जस्टिफाई कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन वेयर द पोटेंशियल डिक्रीज स्टीपेस्ट, बहुत तेजी से जहाँ जिस ओर जो वो पोटेंशियल घटता चला जाता है. और जो इसका दूसरा पार्ट है, अब आप इससे आप कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे तो उस एक्सप्लेनेशन का जो है सेकंड पार्ट से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इफ its magnitude is given by the change in magnitude of the potential per unit displacement. Change in, second is that's a magnitude of potential, magnitude is given by change in magnitude of the potential per unit displacement. All right, और कैसे per unit displacement normal to the equipotential surface. ठीक है, तो ये बताता है कि ये जो आपके पास सरफेस है, इस सरफेस में आपने जो डिस्प्लेसमेंट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कहाँ से पता चलता है कि ये आपके पास जैसे दो सरफेस हो गए. अब इस सरफेस के ऊपर जब तक आप हो तो पोटेंशियल सेम है, इस सरफेस के ऊपर आप पहुंच गए हो तो पोटेंशियल सेम है डिफरेंट बट आप सरफेस के ऊपर सेम है. यदि मैं इसको ऐसे लिख दूँ, पोटेंशियल एट दिस सरफेस ए सरफेस इज वी ए, इट इज एट वी वी. सो इफ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन, तो हमें कुदरती रूप से पता चल जाएगा इस फॉर्मूलेशन से कि जो पोटेंशियल है ए पॉइंट के ऊपर ज़्यादा है और बी पॉइंट के ऊपर ज़्यादा, बी पॉइंट पर कम है. दूसरी डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो यदि दो सरफेसेस इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के नज़दीक हैं, यदि डेल्टा एल कम है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, यदि डेल्टा एल ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा. और ये किस अमाउंट से चेंज हो रहा है पोटेंशियल ए और बी के बीच में, इसके ऊपर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिपेंड करता है. सो अब इसके साथ हम कुछ बात करते हैं कि जो आपने देखा कि हमारे पास कोई हम एक प्रॉब्लम आपके साथ सॉल्व करते हैं कि इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट, हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोल देते हैं, डी बी अपॉन डी आर हो जाएगा. अब जो डी आर है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप अपने चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं. ओके आपके पास तीन डायरेक्शन है, तो जरूरी नहीं है कि आप एक्स एक्सिस में लेके जाएं, वाई एक्सिस में लेके जाएं या जेड एक्सिस में लेके जाएं. सो आप किसी भी डायरेक्शन में आप उसको लेके जा रहे हैं. ओके सो अब इसमें जब आप किसी भी डायरेक्शन में लेके चले जा रहे हैं तो आपको पोटेंशियल जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपको निकालना होगा तो उसमें क्या करना होगा कि जो आर वेक्टर है उसके अपने आप में तीन कंपोनेंट हो जाते हैं, एक एक्स ऑफ आई कैप, वाई ऑफ जे कैप एंड जेड ऑफ के कैप. राइट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक फील्ड यदि वेक्टर क्वांटिटी तो उसके अपने आप में तीन कंपोनेंट होंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स ऑफ आई कैप एंड ई वाई ऑफ जे कैप एंड ई जेड ऑफ के कैप. तो यहाँ भर दीजिए ई एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा ई एक्स का वैल्यू होना चाहिए माइनस, हम पहले कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा करली वी अपॉन करली एक्स आई कैप होगा, और ये होगा करली वी अपॉन करली वाई जे कैप होगा, और करली वी अपॉन करली जेड, और ये वाला पार्ट के कैप होगा. ओके सो यू कैन सेलेक्ट सम प्रॉब्लम, आप कोई एक प्रॉब्लम सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिसको हम
आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास एक कोई प्रॉब्लम हम आपके लिए ढूंढ के लाते हैं. We have some potential. Uh, Potential at any point is given by this expression. Uh, Potential, that is the function of कोई x by z है, और ये दिया हुआ है आपके पास, it is equal to 6x by it is minus by plus 2 by z, right? और आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड. यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, राइट? एंड एट पॉइंट्स जो एक्स बाई जेड पॉइंट्स हैं वो है 1,1,0. सो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको किस तरीके से करेंगे. यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन 3 पॉइंट्स के ऊपर, तो ये एक्स बाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें निकालना पड़ेगा पहले एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, और उसको उठा के हम इस इक्वेशन में भर देंगे. ये देखिए आपके पास इक्वेशन नंबर 1 होगी. वी का इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ है. कौन से पॉइंट्स के ऊपर निकालना है इसका इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ है. ओके, सो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पार्शियल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव में क्या फ़र्क होता है. एक होता है हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव, ओके, पार्शियल डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव. तो जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका जो पोटेंशियल है वो x बाई जेड तीनों का फंक्शन है, तो इसमें आपको क्या करना होता है, जब पार्शियल डेरिवेटिव में आपको जो इसके फंक्शन डिपेंडेंस होती है, जैसे x बाई जेड है, तो यदि आपको vx निकालना है तो आपको बाई और जेड को कांस्टेंट देना होगा, और यदि आपको b बाई निकालना है तो आपको x और z को कांस्टेंट मानना पड़ेगा. ये जो दो पैरामीटर, तीन में से दो पैरामीटर आप फिक्स कर देंगे. और यदि आपको वी जेड निकालना है तो आपको x और y को कांस्टेंट रखना होगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्शियल डेरिवेटिव एंड द कंप्लीट डेरिवेटिव. सो यदि मुझे आप करली v अपॉन करली x निकालना है तो आप करली v अपॉन करली x निकालिए. अब यदि ये पार्शियल डेरिवेटिव है, इसका मतलब आपको y और z को कांस्टेंट लेना पड़ेगा. अब ये जो y होगा ये y होगा, और ये जो y और z होंगे कांस्टेंट हो जाएंगे. तो इसको करिए आप करली अपॉन करली x, यहाँ लिख दीजिए 6x बाई माइनस बाई प्लस 2 बाई जेड, राइट. अच्छा, ये हो जाएगा. अब जो पार्ट कांस्टेंट है उसको आप बाहर ले लीजिए. ये आ जाएगा करली अपॉन करली एक्स ऑफ 6x, और ये वाला पार्ट तो सारा कांस्टेंट है, तो ये तो जीरो हो जाएगा. तो इसको मुझे लिखने का ज़रूरत नहीं है. ओके, सो यहाँ आएगा बाई, और 6x का जो डिफरेंशियल होगा यहाँ से जस्ट 6 आएगा. आई थिंक इट इज़ ओनली 6 टाइम बाई. ओके, सो दूसरी बार आप निकालिए करली v अपॉन करली बाई क्या होगा. तो आप ऐसे लिख दीजिए करली अपॉन करली बाई, v का वैल्यू पुट कर दीजिए वंस अगेन 6x बाई माइनस बाई प्लस 2 बाई जेड. इस केस में क्या होगा, इसमें आपको x और z को, x को और z को आपको कांस्टेंट लेना है. बट उसको करिए आप, पहले आपने x को कांस्टेंट लिया तो आप 6 ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लीजिए. आपके पास बचेगा करली बाई अपॉन करली बाई, पहला पार्ट. दूसरे पार्ट में आएगा आपके पास माइनस करली अपॉन करली बाई, ये आ जाएगा. प्लस तीसरे पार्ट में जेड कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो 2z और करली बाई अपॉन करली बाई. तो ये आपके पास आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा. 6x यहाँ से दिस पार्ट 1 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा -1, और यहाँ से भी आ जाएगा +1, राइट. सो ये आ जाएगा 6x और -1 प्लस 2z, राइट. सो थिंक दिस इज करेक्ट. इसको हम अब हम इससे आगे चलते हैं, तीसरे पार्ट में हम चलते हैं. अब हमने निकालना है करली v अपॉन करली जेड. अब यदि आपने करली v अपॉन करली जेड निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x और y को कांस्टेंट लेना पड़ेगा. तो आप इसको पहले भर दीजिए करली अपॉन करली जेड. ये आपके पास आ जाएगा 6x बाई, पहले लिख दीजिए 6x बाई माइनस बाई प्लस 2 बाई जेड. इस केस में क्या होगा,
एक्स और वाई कांस्टेंट होंगे। तो यदि एक्स और वाई कांस्टेंट होंगे, 6 ऑलरेडी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल तो ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ बाई कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको लिखिए आप। अब आपके पास 2 बाई कांस्टेंट हो जाएगा और अंदर आ जाएगा करली जेड अपॉन करली जेड। तो जेड का डिफरेंशियल जो है वो 1 आ जाएगा, तो ये आएगा जस्ट 2 बाई। ओके, सो अब आप निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स 1, 1 एंड 0। अब आप पुट कर दीजिए माइनस ऑफ, पहले आप करली वी पुन करली एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए 6 बाई आई कैप। दूसरे केस में आएगा प्लस 6x, I'm bit doubted about it, minus 1 plus 2z, okay, and then ये आएगा j cap plus 2 by into k cap. Now fill up the values, तो ये आएगा 1, 1 and 0, तो आपको माइनस ऑफ 6 into 1 आई कैप प्लस इसमें भर दीजिए, ये आएगा 6 माइनस 1 और ये 0 प्लस 0 जे कैप, और आगे आएगा प्लस 2 into 1 into k cap, right? So if you find any mistake you can call. So it is 6 I cap plus 5 j cap plus 2 k cap. This is the way how we apply this formulation, but we have discussed E is equal to minus curly B upon curly R. So if you have problem, numerical problem, then you can solve it by this way. So I think this is all about the practical aspect of this numerical, this theoretical part. Thank you very much.